बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आप हम जो बड़ी प्रेजेंटेशन आज करने जा रहे हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड क्लोजिंग एंट्रीज। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली आपको तमाम ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रिजल्ट आपको बता रही होती हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो पांच तरह उसके कंपोनेंट्स, पांच कंपोनेंट्स हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पोजीशन जिसको हम कहते हैं बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जिसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। फर्स्ट ईयर के लेवल पे और बेसिक लेवल पे हम सिर्फ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। इनकम स्टेटमेंट आपको प्रॉफिटेबिलिटी की पोजीशन बताती है कि कितनी सेल है। उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आप लेस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। और ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आप एक्सपेंसेस को माइनस कर दें और अदर इनकम को आप ऐड कर दें तो नेट प्रॉफिट पे अराइवेट हो जाते हैं। इसी तरीके से इनकम स्टेटमेंट का अगर हम फॉर्मेट देखें तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा होता है? सबसे पहले आपने हेडिंग डालनी है कंपनी की जिसकी आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2023। सबसे पहले आप बताते हैं कि आपकी सेल्स रेवेन्यू कितनी है। सेल्स रेवेन्यू में से आप लेस कर देते हैं जो सेल रिटर्न आया होता है, और जो आपने सेल डिस्काउंट दिया होता है वो आप सेल में से लेस, ग्रॉस सेल में से लेस, यानी इन दोनों को यहाँ ऐड करके यहाँ से लेस कर देते हैं तो नेट सेल पता चल जाती है कि बेसिकली आपने सेल की कितनी है। मिसाल के तौर पर अगर आपने 100,000 की ग्रॉस सेल की, उसमें 10,000 का रिटर्न हो गया और 10,000 का आपने डिस्काउंट दे दिया तो नेट सेल आपकी होगी 80,000। अब 80,000 की जो सेल है, उस सेल जो आपने सेल की है उस आइटम की कॉस्ट कितनी थी, यानी आपने सेल तो कर दी। अब वो 80,000 की जो चीज आपने बेची है उसकी कॉस्ट कितनी थी, तो वो कॉस्ट निकालने के लिए ट्रेडिंग कंपनी में आपने, क्योंकि माल सिर्फ परचेज किया होता है और बेचा होता है, अब ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ट्रेडिंग कंसर्न जिसने सिर्फ और सिर्फ माल खरीद के बेचना है, उसमें हम किस तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करते हैं। हम देखते हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है आपकी, वो आप ले लेते हैं। फिर आप उसमें ऐड करते हैं परचेजेस, लेकिन जैसे कि सेल भी नेट सेल होती है इस तरह से परचेज भी नेट परचेज होती है। तो अगर आपने परचेजेस की और उस पे आपने कैरेज पे किया, कार्टेज पे किया, ट्रांसपोर्टेशन पे की, तो वो आप ऐड कर देंगे। और अगर आपने कोई रिटर्न किया या आपको कोई डिस्काउंट मिला वो आप लेस कर देंगे। तो आपके पास नेट परचेजेस आ जाएंगे। नेट परचेजेस और ओपनिंग इन्वेंट्री को जब आप ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास माल बेचने के लिए कितना था। यानी साल के स्टार्ट में अगर 1,000 रुपए का माल था और 25,000 का माल और खरीदा तो आपके पास 26,000 रुपए का माल बेचने के लिए फॉर अवेलेबल फॉर सेल था। उसमें से आप ये देखें कि आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बची। मिसाल के तौर पे अगर 26,000 का माल बेचने के लिए था और साल के एंड में आपने अपने स्टॉक में, स्टोर में, सेंट्रल वेयर हाउस में जाके देखा तो 6,000 का माल पड़ा है, तो बेसिकली आपने साल भर में 20,000 रुपए का माल बेचा, जो कि आपकी कहलाती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब आप सेल में से नेट सेल में से माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। और ग्रॉस प्रॉफिट में से आप तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। टोटल करके यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस को आप टोटल कर लें और इंडिविजुअल एक्सपेंसेस को यहाँ लिख लें, उनका टोटल यहाँ लिया है और ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर दें तो आपका आ जाता है ऑपरेटिंग इनकम या प्रॉफिट बिफोर अदर इनकम या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें आप अदर इनकम अगर आपने को कमाई है, एक तो आपका मेन बिजनेस है जिसमें आप सेल करते हैं, परचेज करते हैं, इसके अलावा अगर आपने बैंक में इन्वेस्टमेंट रखी हुई है, कोई कमीशन आ रहा है, कोई इनकम आ रही है, कोई रेंट आ रहा है, तो वो भी आप अदर इनकम अपने ऑपरेटिंग इनकम में ऐड कर देते हैं तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है। ये है आपकी जनाब इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट और इनकम स्टेटमेंट ऐसे बनती है। अगेन आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी इन एक्सपेंसेस को सही करने में। अगर आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज सही नहीं है, अगर आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज पे ग्रिप नहीं है तो आपकी इनकम स्टेटमेंट गलत बनेगी। और इनकम स्टेटमेंट गलत बनी तो बैलेंस शीट भी आपकी गलत बनेगी।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं ताकि बैलेंस शीट को समझने की कोशिश करें कि बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि एज ऑफ ईयर एंड आपके पास कितनी लायबिलिटीज हैं, कितने कैपिटल हैं, कितने एसेट्स हैं। और बैलेंस शीट भी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह है जो हमने स्टार्ट में डिस्कस की थी कि एक एक सेक्शन एसेट्स है और दूसरा सेक्शन ओनर इक्विटी है जिसमें लायबिलिटीज और कैपिटल आते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले आपका वही कंपनी का नाम, हेडिंग, एज ऑन देखें। इनकम स्टेटमेंट में आता है फॉर द ईयर एंडेड और बैलेंस शीट में आता है एज ऑफ जून 30 2023 आपके पास कितने एसेट्स, कितने कैपिटल, कितने लायबिलिटीज हैं। तो बैलेंस शीट में हम देखते हैं कि बैलेंस शीट, मैंने इसका व्यू चेंज कर दिया कि ताकि और क्लियर नजर आ जाए कि बैलेंस शीट में सबसे पहले आप एसेट्स में आप लिखते हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स ये ज्यादातर 2 कॉलम में चलती है, 3 कॉलम में बनाने की जरूरत नहीं होती इसको बैलेंस शीट को। तो सबसे पहले आप एसेट्स लिख लें। एसेट्स में आपके पास फिक्स एसेट और करंट एसेट है। ये सारा आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस या ट्रायल बैलेंस से उठ के नंबर आ रहा होगा कि फिक्स एसेट में अगर आपका बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लेस करके वो आ जाएगा। फर्नीचर है, फर्नीचर में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लेस कर दें, फर्नीचर की नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। मोटर व्हीकल में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लेस कर दें तो मोटर व्हीकल की बुक वैल्यू आ जाएगी। टोटल फिक्स एसेट्स आ जाएंगे। टोटल फिक्स एसेट्स के बाद फिर आप देखेंगे करंट एसेट। करंट एसेट में ऑर्डर ये होता है कि सबसे पहले आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या स्टॉक लिखें, फिर अकाउंट रिसीवेबल लिखें, फिर इनकम रिसीवेबल लिखें, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, बैंक कैश, और फिर टोटल करंट एसेट्स। करंट अकाउंट रिसीवेबल को आप बैंक से ऊपर लिख सकते हैं, ये लिक्विडिटी की पोजीशन पे नॉर्मली लिखा जाता है। टोटल करंट एसेट्स और टोटल फिक्स एसेट्स को जब आप टोटल कर लेंगे तो टोटल एसेट्स, एसेट्स की लिस्ट में और भी एसेट्स आ सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स भी आ सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी आ सकते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस भी आ सकती है, अनयूज ऑफिस सप्लाईज भी आ सकती है। मैंने जनरल आइटम लिखे हैं। उसके बाद जनाब इक्विटीज हैं। इक्विटीज में ऑब्वियसली कैपिटल और लायबिलिटीज। तो सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल इस तरह से लिखेंगे इंडिविजुअल का कि कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड, सॉरी, कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कितना था, उसमें टोटल साल में नेट प्रॉफिट जो आपको इस इनकम स्टेटमेंट से मिला होगा वो लिखेंगे कि एट नेट प्रॉफिट अगर लेस हुआ, लॉस हुआ है तो लेस कर देंगे नेट लॉस। ड्राइंग्स यहाँ से लेस कर देंगे तो उसका क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा। फिर आप लाइबिलिटीज में भी आप दो तरह की लाइबिलिटीज लिखते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज अलग लिखेंगे और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज या करंट लाइबिलिटीज को आप अलग लिखेंगे, जिसमें अकाउंट्स पेबल, एक्सपेंसेस पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, एक्रूड इंश्योरेंस, एक्रूड सैलरी, हर तरह की करंट लाइबिलिटी अब यहाँ लिखेंगे। करंट लाइबिलिटी के यहाँ पे टोटल लिखेंगे। करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को टोटल करेंगे तो टोटल लाइबिलिटीज आ जाएंगी। टोटल liabilities plus capital at year end is equal to your owner equity, total equity, and total equity must equal to your total assets. This is your balance sheet. तो इस तरीके से आपकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को ड्राफ्ट किया जाता है। इसको दोबारा प्रेजेंटेशन को देख लीजिएगा, फॉर्मेट को अच्छी तरह से समझ लें ताकि हम अगली वीडियो में इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। थैंक यू, जजाकल्ला, अस्सलाम वालेकुम।